getting harder. You turn my heart up, throw me in water. I'm getting higher just to feel ya, 'cause I need to. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the potion just to feel ya, 'cause I miss you. Oh my God, can't stop you like heroin. My love you got, there's no settlement. I can't pretend that we're nothing. Oh, I think I'm overdosing. I think that I'm I think I'm overdosing. I think that I'm I think I'm overdosing. I think that I think I'm overdosing. माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द विंची एक्सप्लेनर, जहां पर आपको कई सारी सीरीज और मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। हेलो व्यूअर्स, लेकर आ गया हूँ आपके लिए अ डिस्कवरी ऑफ विचेस सीजन 2 एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपने एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा और आप हमेशा की तरह इस सीरीज को भी दूसरी सीरीज की तरह अप्रिशिएट करते रहेंगे। वेल, तो आइए एक्सप्लेन करते हैं एपिसोड 2 को विद नो फर्दर डिले। Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world. एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सारा और एमिली को देख पा रहे थे, जो कि मैथ्यू के ओरिजिनल घर सेप्टोर में थे, जो कि फ्रांस में स्थित है। खैर, सारा इस बात से वरी लग रही थी कि पीटर ना उसको पता चल जाएगा कि वो सेप्टोर में है और वो उनके ग्रुप की विचेस से भी जानकारी निकलवाने की कोशिश करेगा। हम एमिली के हाथ में बुक ऑफ लाइफ का एक पेज देख पा रहे थे। खैर, इस पेज को देखकर सारा और भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो इस बुक ऑफ लाइफ की वजह से ही है। पर एमिली कहती है कि तुम जानना नहीं चाहती कि ये बुक डायना और मैथ्यू से कैसे कनेक्टेड है। नेक्स्ट सीन में मार्थे सेप्टोर में खाने की तैयारी कर रही होती है। इसी बीच ईजा वो वहाँ पर आ पहुँचती है और वो कहती है कि वो दोनों विचेस मेरी प्रोटेक्शन में है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके साथ खाना भी खाऊं। यहाँ पर वो सारा और एमिली की बात कर रही होती है। मार्थे कहती है कि मैथ्यू चाहता था कि वो दोनों सेप्टोर को अपना घर समझे और हमें उन दोनों को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। 1519 लंदन हमें दिखाया जाता मैथ्यू को, जो कि वापस से उस प्रिजन जैसी जगह पर था। वो विलियम सेसिल को भी दूर से देखता है, जो कि कार्डवेल नाम के एक कैद व्यक्ति से ये पूछ रहा होता है कि क्या विचेस उनकी मैजेस्टी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही है। कार्डवेल कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और विचेस बिल्कुल लॉयल है। वेल, अगर अंदाजा लगाए तो मैजेस्टी से मतलब यहाँ पर एलिजाबेथ प्रथम से है। हम वापस से प्रेजेंट टाइमलाइन में आते हैं। हम एक पर्सन को बोट के थ्रू झील को पार करते हुए देखते हैं। फेस रिवील होने पर हमें पता चलता है कि वो सातू है। वो फॉरेस्ट में एंटर करती है और एक ओल्ड विच के पास पहुंच जाती है। सातू उस ओल्ड लेडी को मोमो कह रही थी, जिसका मतलब होता है ग्रैंड मदर। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि सातू की ग्रैंड मदर ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और साथ ही में जादू भी सिखाया था। सातू उनसे क्वेश्चन कर रही होती है कि उन्होंने क्यों नहीं बताया कि सातू आखिर कौन है। उनका कहना था कि वो सातू को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। सातू कहती है कि उसे किसी की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, बल्कि वो सीखना चाहती है। सातू की ग्रैंड मदर कहती है तुम मेरे साथ रुको और वीवर बनो, जिसे तुम बनने के लिए पैदा हुई थी। वेल, वीवर वही शब्द है जो कि उस एंशिएंट विच ने जलने से पहले सातू को कहा था और इस शब्द के बारे में हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। 1519 लंदन हमें दिखाई जाती है डायना, जो कि फ्रांसिस से ये कह रही होती है कि लंदन में इतनी सारी विचेस होने के बावजूद भी उसे एक भी टीचर नहीं मिल पा रही है। फ्रांसिस उसे दिलासा देकर कहती है कि मैथ्यू उसके लिए जरूर कुछ करेगा। हम स्टेयर्स में पुअर लिटिल बॉय जैक को भी देख पा रहे थे, जिसने नए कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक बुक भी थी, जिससे हम ये अंदाजा लगा पा रहे थे कि शायद अब वो डायना और मैथ्यू के साथ रहेगा। थोड़ी ही देर में हम मैथ्यू के फ्रेंड्स को भी देख पा रहे थे, जो कि डायना और मैथ्यू को ये बता रहे थे कि अब डायना के लिए विश टीचर ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस विच ने फ्रूट वाला इंसिडेंस और भी विचेस को बता दिया होगा। यहाँ पर वो सोफी के एंसेस्टर के बारे में बात कर रहे थे। इसी बीच मैथ्यू के दिमाग में एक लेडी का नाम आता है, जो कि उसके क्लोज फ्रेंड की सिस्टर थी और उसका नाम था मैरी, जो कि एल्केमी की प्रैक्टिस करती थी। ये सुनते ही डायना अंदाजा लगा लेती है कि वो लेडी मैरी सिडनी है। आपको बता दूं कि मैरी सिडनी फर्स्ट इंग्लिश वुमेन थी, जो कि पोएटेस एंड राइटर थी। इसके साथ ही वो फिलिप सिडनी की सिस्टर भी थी, जो कि फेमस पोएट थे। नेक्स्ट सीन में हम
डायना और मैथ्यू को देखते हैं मैरी की लैब में, जहाँ पर कई सारे जीवों के अवशेष रखे हुए थे। मैरी उन दोनों का वेलकम करती है और वो बात करने में बहुत ही सभ्य लग रही थी। हम एक बार फिर डायना के अनकंट्रोल मैजिक को देखते हैं, जब वो मैरी के शू पर बने एक स्नेक को जिंदा कर देती है, पर वो अपनी गलती को सुधारते हुए उस स्नेक को ग्रैब कर लेती है और मैरी भी हैरान हो जाती है। खैर डायना उस स्नेक को सर्वेंट को सौंप देती है। खैर अब मैथ्यू बिना बात को घुमाए मैरी से सीधे बोलता है कि उसे डायना के लिए एक विच टीचर की जरूरत है, पर मैरी कहती है कि वो किसी भी विच को नहीं जानती है, इसीलिए वो उसकी हेल्प नहीं कर सकती। बट इस बात के बावजूद मैरी डायना को अपनी फ्रेंडशिप ऑफर करती है और डायना भी इसे खुशी से स्वीकार करती है। साथ में मैरी डायना को केयरफुल रहने के लिए भी कहती है, क्योंकि अभी स्कॉटलैंड में विचेस को मारा जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम मैथ्यू को विलियम सेसिल के पास देख पा रहे थे। सेसिल उसे बताता है कि क्वीन एलिजाबेथ उसके स्कॉटलैंड में किए गए काम से खुश है, बट क्वीन को यह बात पता चली है कि स्कॉटिश किंग ने स्कॉटिश विचेस की लीडर को कैद कर लिया है, जिसका नाम एग्नेस सैमसन है, और इस बात से इंग्लैंड की विचेस नाराज हो सकती है। हालांकि सेसिल ने मैथ्यू को किसी और काम से बुलाया था और ये काम रिलेट था थॉमस कॉडवेल नाम के विच से, जिसे सेसिल प्रीवियस एपिसोड में टॉर्चर कर रहा था, जिसके द्वारा ये बात बताई गई है कि विचेस क्वीन के खिलाफ षड्यंत्र रच सकती है और मैथ्यू को यहाँ पर कैसे भी करके थॉमस कॉडवेल से जानकारी निकलवानी थी। मैथ्यू वहाँ से बाहर निकलता है और रास्ते में फादर हबर्ट के लोग उसे रोकते हैं, क्योंकि फादर हबर्ट डायना से मिलना चाहते थे। इसके बाद मैथ्यू तुरंत ही घर पर पहुंचता है और अपने सर्वेंट से किट को बुलवाने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में मैथ्यू डायना को फादर हबर्ट के बारे में बता रहा था। फादर हबर्ट का पूरा नाम एंड्रू हबर्ट है, जो कि एक प्रिस्ट है। जब 1348 में लंदन में प्लेग फैल रहा था, तब एंड्रू हबर्ट बीमार लोगों की केयर कर रहा था। इसी बीच में वो भी बीमारी की चपेट में आ गया था। बीमार पड़ने के बाद उसने खुद अपनी कब्र खो दी और कब्र में लेटकर गॉड का इंतजार करने लगा। जब वो कब्र से बाहर निकला तब वो एक वैम्पायर बन गया था, जिसे वो ईश्वर का वरदान कह रहा था। किसी भी वैम्पायर ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये काम उनका है, यानी कि उन्होंने हैवर्ड को वैम्पायर बनाया है। इसीलिए लंदन के क्रीचर भी उस पर विश्वास करने लगे कि उसे गॉड ने भेजा है। तब से वो लंदन के क्रीचर पर राज करता है। मैथ्यू डायना से कह रहा था कि फादर हैवर्ड को कैसे भी करके अपना ब्लड टेस्ट नहीं करने देना है, क्योंकि ब्लड टेस्ट करना फादर हैवर्ड का एक रिचुअल है और ऐसा करके वो डायना की सारी मेमोरीज और सीक्रेट जान जाएगा। मैथ्यू साथ में ये भी रिवील करता है कि डिक्लेयरमोंट्स और फादर हबर्ट के बीच में एक समझौता हुआ है कि वो दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। और थोड़ी ही देर में मैथ्यू और डायना फादर हबर्ट के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि एक युवक हबर्ट को अपना ब्लड ऑफर कर रहा था और उसे बाइट करने के बाद हबर्ट उसे अपनी प्रोटेक्शन देने के लिए कहता है। हबर्ट डायना को देखते ही उसे बाइट करने के लिए जाता है, पर मैथ्यू उसकी नेक ग्रैब करके उसे थ्रेट करता है, जिससे हबर्ट डायना को छोड़ देता है। बट वो डायना की नेक पर मैथ्यू के बाइट के निशान देख लेता है और कहता है कि अगर विचेस को इस बाइट का पता चला तो वो मैथ्यू को खत्म कर देंगे और डायना को इंग्लैंड से बाहर निकाल देंगे। डायना कहती है कि उसने मैथ्यू को अपना ब्लड उसकी जान बचाने के लिए अपनी मर्जी से दिया था और वो ऐसा बार बार कर सकती है। हबर्ट इसे गॉड की मर्जी कहता है और उन्हें जाना अलाउ करता है, बट उन्हें ये भी कहता है कि लंदन में उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। बाहर जाने पर मैथ्यू डायना से कहता है कि तुम्हें हबर्ट के सामने इतना फियरलेस होके नहीं जाना चाहिए था, पर बाद में उसे ब्रिलियंट भी कहता है और साथ में किस भी करता है। नेक्स्ट सीन में हम मैथ्यू को एक चर्च में बैठे हुए देख पा रहे थे, तभी वहाँ पर किट आता है। उन दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत होती है, जिसके बाद मैथ्यू कहता है कि वो पुराने दिन को मिस करता है। ये सुनकर किट उसे थोड़ा फन करने के लिए मना लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देख पा रहे थे कि डायना फ्रांसियस के साथ बाहर है। इसी बीच उसे मिस्ट्रेस नॉर्मन दिखाई देती है। यस, वही सोफी की एंसेस्टर। खैर डायना मिस्ट्रेस नॉर्मन को अपना टेस्ट एक और बार लेने के लिए मना लेती है। थोड़ी देर में मिस्ट्रेस नॉर्मन डायना को एक एग और बॉल देती है और कहती है कि एग के कंटेंट को बिना हाथ लगाए बॉल के अंदर डाले, यानी कि अपने मैजिक से। खैर डायना को पता नहीं था कि इसके लिए कौन सा मैजिक यूज करे, पर वो फोकस करती है और एग हवा में तैर रहा था और हम देखते हैं कि डायना ने एग के अंदर के चिकन को ही जिंदा कर दिया है। और ऐसा होना मिस्ट्रेस नॉर्मन की एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही था। अब वो कहती है कि डायना को बूढ़ी अल्सोप से मिलवाएगी, जो कि इंग्लैंड की मोस्ट पावरफुल
पावरफुल विच है। नेक्स्ट सीन में हम मैथ्यू और किट को एक बार में देखते हैं जहाँ पे किट ताश का गेम खेल रहा था और वो गेम जीत जाता है और जीते हुए सामान में से मैथ्यू को एक ईयररिंग देता है। खैर जब वो दोनों बाहर आते हैं तो उन्हें सेसिल का मैन पैकअप मिलता है। ये वही पर्सन है जिसने सेसिल को मैथ्यू की यहाँ पर होने की खबर दी थी। वो बताता है कि सेसिल चाहते हैं कि तुम कॉल्डवेल से जल्दी पूछताछ करो। थोड़ी देर में हम दोनों दोस्तों को बालकनी में ड्रिंक करते हुए देख पा रहे थे जहाँ पर किट मैथ्यू से अपने फ्यूचर के बारे में पूछता है। मैथ्यू बोलता है कि किसी भी पर्सन को अपना फ्यूचर नहीं जानना चाहिए और मैथ्यू वहाँ से चले जाता है। जाते जाते किट उसे एडवाइस देता है कि अभी वो विच के बारे में जैसा भी सोचता हो उसे सेसिल के ऑर्डर के बीच में ना आने दे। नेक्स्ट सीन में हम डायना को देखते हैं जो कि मैथ्यू को आके बताती है कि जैक अब उनके हाउस में अच्छा फील कर रहा है। इसी बीच डायना मैथ्यू की डेस्क पर मेलियस मेलेफिकेरम नामक एक बुक देखती है। आपको बता दूं कि इस बुक में ब्रूटल टॉर्चर करने के तरीके बताए गए हैं और ये उन लोगों के लिए था जो कि विच क्राफ्ट में पकड़े जाते थे। मैथ्यू डायना को बताता है कि वो थॉमस कॉल्डवेल नाम के एक विच का इंटेरोगेशन कर रहा है। डायना बताती है कि ऐसे ब्रूटल टॉर्चर से लोगों ने जो नहीं किया वो भी वो एक्सेप्ट कर लेते थे और अब आगे जाकर इंग्लैंड में और विचेस पे ऐसा टॉर्चर होगा। मैथ्यू डायना को काम करने के लिए बताता है कि 20 सालों में यहाँ पर कोई भी विच ट्रायल नहीं होने वाला है और ये सब पास्ट की चीजें हैं, इसके लिए वरी ना हो। इसके बाद डायना चली जाती है और जाते जाते बताती है कि उसको नई टीचर मिल गई है। नेक्स्ट सीन में डायना और मैथ्यू मिस्टर नॉर्मन के साथ गूडी अल्सप के हाउस में जाते हैं। गूडी अल्सप डायना के मैजिक को चेक करती है और बताती है कि वो डायना का कई सालों से इंतजार कर रही थी और ये भी बताती है कि हमारे जैसे अभी 3 ही लोग बचे हैं। पहली डायना, दूसरी गूडी अल्सप और तीसरी एग्नस सैमसन। एग्नस सैमसन वही विच है जिसे स्कॉटिश विच ट्रायल में पकड़ लिया गया है और ये बताती है कि डायना एक वीवर है। अब फाइनली हमें पता चलता है कि वीवर्स मेकर ऑफ स्पेल होते हैं, यानी कि वो विचेस जो कि जादुई मंत्रों को क्रिएट करते हैं। इस बात से पता चलता है कि डायना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विच है और साथ में सातो भी, क्योंकि वो भी एक वीवर है। मैथ्यू इस बात से अमेज था कि उसने अपनी लाइफ में कभी भी किसी वीवर को नहीं देखा था। गूडी अल्सप बताती है कि वीवर बहुत ही रेयर होते हैं, इसीलिए वो छिप कर रहते हैं। गूडी अल्सप डायना को बताती है कि वो स्पेल बाइंडिंग का जादू डायना के ऊपर देख सकती है जो कि उसके फादर द्वारा किया गया था और वो भी एक वीवर थे जिन्होंने खुद से जादू सीखा था। खैर डायना गूडी अल्सप से कहती है कि वो उसे जादू सिखाए। यहाँ पर मिस्टर नॉर्मन उन्हें एडवाइस देती है कि वो दूसरी विचेस से भी पूछे, जिस पर गूडी अल्सप एग्री करती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कई सारी विचेस और उनके लीडर को। डायना उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे मैजिक सीखना है और बचपन से वो स्पेल बाउंड थी, पर उसकी स्पेल बाउंडिंग अब जा चुकी है। खैर विचेस का कहना था कि वो डायना को जादू नहीं सिखा सकती। इस बारे में वो मिस्ट्रेस नॉर्मन से भी कंसल्ट करती है। मिस्ट्रेस नॉर्मन कहती है कि डायना की शादी एक वैम्पायर से हुई है जो कि हमारे दुश्मन है और डायना को जादू सिखाना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। विचेस की लीडर इस बात से एग्री थी और कहती है कि डायना का हस्बैंड विचेस को टॉर्चर कर रहा है। हम देखते हैं कि गूडी अल्सप डायना के रेस्क्यू के लिए आती है और कहती है कि डायना की आत्मा साफ है और वो वही विच है जिसके बारे में कई सालों से भविष्यवाणियां की जा रही थी। विचेस का कहना था कि हम कैसे मान ले कि डायना वही विच है। इस बात पर डायना रिप्लाई करके कहती है कि वो समय यात्रा कर सकती है और साथ ही के साथ उसने बुक ऑफ लाइफ को भी देखा है। ये सुनकर सभी विचेस का मुंह खुला रह जाता है और डायना साथ ही में ये बात बताती है कि मैथ्यू उससे और बुक ऑफ लाइफ से कनेक्टेड है। हम देखते हैं कि सारी विचेस ने डायना के चारों ओर सर्कल बना लिया है और उनके हाथ ग्लो कर रहे हैं। डायना अपने हाथों को देखती है और उसके हाथ भी ग्लो कर रहे थे। ये विचेस की तरफ से डायना का वेलकम था, यानी कि डायना अब जादू सीख सकती है। नेक्स्ट सीन में हम फादर हबर्ट को देखते हैं जो कि मैथ्यू से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो थॉमस कॉर्डवेल को छोड़ दे क्योंकि वो उसके चिल्ड्रंस में से एक है। मैथ्यू का कहना था कि वो ऐसा डिसाइड नहीं कर सकता। फादर हबर्ट कहते हैं कि अगर मैथ्यू ऐसा नहीं करता है तो वो फिलिप डी क्लेरमोंट से मदद लेंगे, यानी कि मैथ्यू के फादर जो कि इस सेंचुरी में जिंदा है। मैथ्यू सुनकर थोड़ा सा चौंकता है और कहता है कि फिलिप का इससे कुछ लेना देना नहीं है और वहाँ से चले जाता है। खैर अब मैथ्यू उसके बाद घर पर पहुँचता है और वो काफी फ्रस्ट्रेट था क्योंकि एक तरफ सेसिल उसे चाहता था कि वो कॉर्डवेल से जानकारी निकलवाए जिससे विचेस को सजा मिले और अगर विचेस को सजा मिली तो डायना भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी क्योंकि वो भी एक विच है। और दूसरी तरफ कॉर्डवेल को आजाद नहीं करवाया तो फादर हबर्ट नाराज हो जाएगा और वो फिलिप डी क्लेरमोंट को डायना के बारे में बता देगा। और मैथ्यू का ऐसा मानना था कि फिलिप ये सब कुछ सुनकर खुश नहीं होगा कि मैथ्यू किसी विच के साथ इन्वॉल्व है। अब मैथ्यू को ही डिसाइड करना था कि वो क्या करेगा और थोड़ी ही देर में हम मैथ्यू को प्रिजन में देखते हैं। वो वहाँ पर जाकर थॉमस कॉर्डवेल की नेक को क्रैक करके उसे मार देता है जिसके बाद वो
वो घर पर होता है और वो ये बात डायना को बता देता है। डायना भी इस बात से खुश नहीं थी। थोड़ी देर में हम चर्च में थॉमस कॉडवेल की लाश को देखते हैं और फादर हबर्ड भी सामने खड़े थे और अब उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। अब फादर हबर्ड को दिखाया जाता है जो कि फिलिप डी क्लेरमोंट को लेटर लिख रहे थे। वो एक पर्सन को लेटर देते हैं और कहते हैं कि इसे फिलिप के हाथ में रखना। फाइनली हम आगे आने वाले एपिसोड में फिलिप को देख पाएंगे जो कि ये जान जाएगा कि मैथ्यू किसी विच के साथ इन्वॉल्व है। नेक्स्ट सीन में हम विलियम सेसिल को मैथ्यू के साथ देखते हैं जो कि काफी गुस्से में था क्योंकि मैथ्यू ने थॉमस कॉडवेल को मार दिया था। खैर मैथ्यू अब क्वीन से मिलना चाहता था ताकि वो अपनी सफाई दे पाए, पर सेसिल का कहना था कि वो अपने लिए सजा ढूंढ ले क्योंकि जल्द ही उसे सजा मिलने वाली है। और इसी के साथ ही एपिसोड 2 एंड हो जाता है। आई होप कि आपने एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting